चैप्टर जो है वो तुम्हारा यही है भाई, चैप्टर नंबर 13 उपग्रह की गति, क्लास 11वीं है ये फिजिक्स की। अब जो टॉपिक का नाम है वो तुम्हारा है कक्षीय चाल। अब कक्षीय चाल में करना क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो गोल गोल घूम रहा, प्लस शर्त उसकी ये होनी चाहिए कि वो एक ही कक्षा में बार बार घूम के आए। ठीक है, एक ही कक्षा समझते हो, एक ही क्लास में, कि अगर वो x to y गया है एक ही बात पे, जैसे बंदे दौड़ लगाते हैं ना कि एक ही ट्रैक पे दौड़ता है, तो उसे बोलते हैं कक्षीय चाल। और अगर वो एक ही कक्षा पे नहीं है तो उसे सिंपल वृत्तीय गति बोलते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि वृत्तीय गति के साथ साथ जो कक्षीय चाल ऐड हो जाए, वृत्तीय गति के साथ साथ जो कक्षा भी ऐड हो जाए तो उसे कक्षीय चाल बोलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगानी है, लिखना है, लिखो। किसी ग्रह या उपग्रह, किसी ग्रह या उपग्रह, कक्षीय चाल की हेडिंग है तुम्हारी, किसी ग्रह या उपग्रह की पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, तो किसी ग्रह या उपग्रह की पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय पथ पर चाल कक्षीय चाल कहलाती है, कक्षीय चाल कहलाती है। मतलब कहने का मतलब यह है, मैं रिपीट कर सकता हूँ, आप जो आपकी डेफिनेशन है उसको चेंज कर सकते हैं, थोड़ा वो चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करोगे कि कोई ग्रह है या उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जिस चाल से चक्कर लगाता है उसको कक्षीय चाल बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे शर्त ये है कि कक्षीय चाल करने के लिए सूत्र की स्थापना क्या है। कक्षीय चाल तो होगी, कक्षीय चाल प्राप्त करने के लिए सूत्र की स्थापना। अगर सूत्र की स्थापना की बात करूं, हमारी सैटेलाइट घूम रही है अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट घूम रही है, तो वो घूम क्यों रही है? ना तो पृथ्वी के अंदर गिरती, ना पृथ्वी के बाहर जाती है, ना तो पृथ्वी के अंदर गिर रही है, ना पृथ्वी के बाहर जा रही है, पृथ्वी के चारों ओर ही घूम रही है। उसका रीजन ये है, आज तुम सीखोगे वो क्यों घूम रही है और किस चाल से घूम रही है। सब वेलोसिटी का खेल है, चाल का खेल है। अगर कोई भी कण है वो गोल गोल घूम रहा है तो उस पर क्या लगता है, कभी केंद्र बल लगता है या अपकेंद्र बल लगता है, अभिकेंद्र बल या अपकेंद्र बल। और दूसरी बात क्या घूमेगी, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है तो न्यूटन के नियम के अनुसार, न्यूटन का नियम बताया था उसमें दो द्रव्यमान होने चाहिए, तो हमेशा क्या लगेगा उसमें, आकर्षण का बल। न्यूटन के नियम में क्या लगता है, आकर्षण का बल। तो वही है हमारे पास कक्षीय चाल के लिए सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना। अब कक्षीय चाल के लिए सूत्र की स्थापना क्या करनी है, आपने मान लिया कि एक हमारी अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ का तो मास होगा, अर्थ का मास क्या होगा, m, तो अर्थ के लिए क्या लगा देंगे हम, me। तो इस अर्थ का मास मान लिया मैंने me, E फॉर अर्थ, मास ऑफ अर्थ, E का मतलब है अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ, तो ये हमारी अर्थ होगी। इसके चारों ओर एक क्या कर रहा है, एक सैटेलाइट घूम रही। अब वो प्राकृतिक उपग्रह भी हो सकता है या कृत्रिम भी हो सकता है, यानी कि बनाया गया। प्राकृतिक उपग्रह हमारी पृथ्वी का कौन है, चंद्रमा, ठीक है। और जो कृत्रिम है वो बहुत सारे बनाए हुए हैं, बहुत ज्यादा। जैसे हमारी सैटेलाइट घूम रही है, सैटेलाइट तो बताया है मैं, जैसे अभी तुमने देखा होगा कुछ दिन पहले बहुत सारे रॉकेट से गए थे, सर ये क्या चमक रही रोशनी सी, वे सब क्या थी, सैटेलाइट थी, इलोन मस्क ने जो भेजी थी, ठीक है। तो इसके चारों ओर कौन घूम रहा है, एक हमारा मास वो घूम रहा है, पिंड यानी कि ग्रह, और उसका जो मास है वो है स्मॉल m। जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, मास है, वो तो है me, और जो ग्रह या उपग्रह का द्रव्यमान है वो क्या है, स्मॉल m, ठीक है। और ये कक्षीय चाल से घूम रहा है। अब वृत्तीय पथ पे घूम रहा है तो इसकी चाल कैसी है, कक्षीय चाल। कक्षीय चाल कुछ नहीं है, बस इसका रिपीटेशन इस पे होना चाहिए, इस पे घूमते रहना चाहिए बार बार। एक बार चक्कर लगा गया, फिर यही चक्कर लगा के आ रहा, तो ये कक्षीय चाल है इसकी बस। और कक्षीय चाल के लिए चाल जो होती है वेग ही होता है, तो जो कक्षीय चाल है वो घूम रहा है तुम्हारा ऐसे, सही है। और वेग के लिए लगा देते हैं हम v, और कक्षीय चाल को बोलते हैं हम इंग्लिश में ऑर्बिट वेलोसिटी, ऑर्बिट। तो ऑर्बिट के लिए क्या लिख दो यहाँ पे, o। अब या तो आप इसे o मान ले, या फिर गोल गोल घूम रहा तो 0 मान ले, ऐसे गोल गोल। दो रीजन है, या तो आप कक्षीय को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिट वेलोसिटी। आप ये मान लें कि ऑर्बिट वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का क्या ले लिया हमने, v, स्मॉल v, और ऑर्बिट के लिए क्या लगा दिया हमने, o।
अब या तो O मान ले से आप, चाहे आप 0 मान ले कि गोल गोल घूम रहा, ऐसा है, ठीक है। तो ये होगी तुम्हारी ऑर्बिट वेलोसिटी से घूम रहा है ये, ठीक है। तो आप लेट लिखें, लेट माना, माना लिखें, माना कोई m द्रव्यमान का उपग्रह, माना कोई m द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल से, अच्छा एक बात बताओ आप, ये जो है पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पे तो होगा भाई, यहां से लेके यहां तक कुछ तो ऊंचाई होगी, तो वो मैंने मान ली स्मॉल h है, ये जो ऊंचाई है वो स्मॉल h है। तो माना कोई m द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर, लिखे h ऊंचाई ऊपर कक्षीय चाल, कक्षीय चाल से गति कर रहा, कक्षीय चाल से गति कर रहा है, ठीक है। तो होगी क्या थ्योरी तुम्हारी, तो माना कोई m द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर कक्षीय चाल में घूम रहा है, ठीक है। अब जब ये कक्षीय चाल में घूम रहा है तो एक बात बताओ, ये भी द्रव्यमान है और ये भी द्रव्यमान है। न्यूटन ने ये कहा था आपसे कि अगर ये भी द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, दो द्रव्यमानों के बीच में हमेशा आकर्षण का बल लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, तो न्यूटन के नियम से, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, वो क्या नियम था, नियम था तुम्हारा F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, सही है। यहाँ शर्त ये है, अच्छा अर्थ की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक RE, वो होती है RE, अर्थ की जो रेडियस होती है, R फॉर रेडियस, E फॉर अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, न्यूटन का नियम होता है, G तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है, कभी चेंज नहीं होने का, G आपका एज इट इज, m1 क्या है आपके पास m मान लीजिए, और m2 कितना है पृथ्वी का द्रव्यमान me, और जो पृथ्वी की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी देखो, यहाँ से और यहाँ तक जो बीच की दूरी है वो है RE प्लस H, RE प्लस H का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर कोई वस्तु गोल गोल घूमती है तो जाहिर सी बात है उस पर एक अभिकेंद्र बल भी लगता है, ठीक है। अगर जाहिर सी बात है अगर कोई गोल गोल वस्तु घूम रही है तो उस पर क्या लगेगा, अभिकेंद्र बल भी लगेगा। तो अभिकेंद्र बल, और अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन में r, सही है। आप ध्यान देंगे, घूम कौन रहा, m, यही तो घूम रहा, तो इसका द्रव्यमान m होगा, तो वेग कितना है इसका v0, यानी कि ऑर्बिट वेलोसिटी है तो v0 लगा दीजिए आप, और r क्या होती है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है RE प्लस H, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब आपको पता है ये भी बल के बराबर है, ये भी बल के बराबर है, दोनों को इक्वल कर सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो रख दो समीकरण 1 व समीकरण 2 से रख दीजिए, कैपिटल G m इंटू कैपिटल ME अपॉन में RE प्लस H का होल स्क्वायर इक्वल टू m v0 स्क्वायर अपॉन में RE प्लस H, और इसकी पावर तो एक ही है, तो एक पावर तो कट जाएगी भाई, स्क्वायर से एक पावर कैंसिल होगी, नहीं होगी कैंसिल, आपके पास क्या बचा, सिंपल बचा, एक m से एक m भी कैंसिल हो गया, आपके पास बचा G ME अपॉन में RE प्लस H इक्वल टू, ये बन गया v0 का होल स्क्वायर, सही है। अब यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हो, आप इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, तो v0 इक्वल टू बन जाएगा कैपिटल G ME अपॉन RE प्लस H का अंडर, स्क्वायर हटाओगे तो ये बन जाएगा, ये हो गया प्रूव। लेकिन ये प्रूव हुआ भी केवल, देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, v0 है, G
सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है कैपिटल जी फिक्स होता है, आप इसकी वैल्यू रखे। ME पृथ्वी का द्रव्यमान फिक्स है, उसकी वैल्यू रखे। RE पृथ्वी की त्रिज्या फिक्स है, उसकी वैल्यू रखे। और जो H है, हाइट का आपको पता कर लें कि हाइट कितनी ऊंचाई पर है, हाइट कितनी दूरी पर है वो ग्रह, तो आप उसकी ऑर्बिट वैल्यू निकाल सकते हैं कि ऑर्बिट वैल्यू यानी कि वो किस कक्षीय चाल से घूम रहा है, कि आपके पास सैटर्न या नेपच्यून वगैरह जो ग्रह हैं वो कितनी चाल से घूम रहे हैं। किसी के चंद्रमा किस स्पीड से घूम रहा, तभी तो यार एक बार बताओ, परसों ही आपका ग्रहण लगा था, तो साइंटिस्ट क्या बता देते हैं, तो पूरा फिक्स बताने कि 4:15 से 6:15 तक लग रहा है, उन्हें टाइम का भी पता, सेकंड का भी पता, सब कुछ इक्वेशनों का खेल है। ठीक है, इक्वेशन आप अच्छे तरह से लगाओगे, काफी बड़ी इक्वेशन रहती है, उनको सोल्व करो तो तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। ठीक है, अभी ये तुम्हारे पास निकल गए H ऊंचाई पर, अभी तो H ऊंचाई पर है। अब जो मैं बताऊंगा तुम्हें, अगर वो पृथ्वी तल के निकट आ जाए तब कितनी, जहां पर हमारी सैटेलाइट घूम रही है। ठीक है, पहले इसे नोट करो आप। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्या है तुम्हारा, सुनो, ये तो तुम्हारा हो गया जब H ऊंचाई पर होगी। ठीक है, अब ये जो समीकरण आई ना तुम्हारी V0 = G√GME/में RE + H का होल, ये आ गया तुम्हारा रूट में। ठीक है, तो V0 = √GME/RH आ गया। अब अगर मैं ये मान लो जो हमारी सैटेलाइट घूम रही बिल्कुल पृथ्वी के पास, यानी कि ये उपग्रह जो है वो बिल्कुल पृथ्वी के पास आ जाए, बिल्कुल पास आ जाए, यानी कि कंडीशन क्या होगी, ये H ऊंचाई खत्म हो जाए, ये वाला जो उपग्रह है वो कहाँ आ गया, वो यहाँ आ गया और यही चक्कर लगा रहा है ऐसे, बिल्कुल इसके पास आ गया। आ रहा है क्या बात समझ में? तो देखो, अगर वो बिल्कुल पास आ गया तो हम मान लेते हैं, नोट है इसका, इससे तुम्हें एक खास बात देखने को मिलेगी। यदि उपग्रह पृथ्वी के निकट हो तो, पृथ्वी के निकट हो तो यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, H क्या हो गया 0, तो H = 0 मान ले, या ऐसे मान सकते हैं कि जो H है वो बहुत छोटा है RE से। हम ये भी लिख सकते हैं कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसके कंपैरिजन में जो H ऊंचाई है ना, थोड़ी बहुत ऊंचाई तो होगी लेकिन बहुत कम है। अगर ये एक अगर 6400 किलोमीटर है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर है, तो हम H को क्या मान सकते हैं, बहुत छोटा, यानी कि 1 या 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मान लीजिए, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये मान लेंगे कि H क्या हो गया 0, तब इस वाली इक्वेशन में आ जाए तो V0 = होता है √GME/RE + H। और मैं क्या कह रहा कि H को आप नगण्य मान सकते हो, बहुत छोटा है ये, तो H को क्या कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो। यहाँ तक छोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब खास बात यहाँ ये है, आपने कैपिटल G और स्मॉल g में एक संबंध देखा था, और वो ये देखा था कैपिटल GME = GRE²। ये हमने लास्ट चैप्टर में कराया था, कैपिटल GME = होता है GRE²। तो ये संबंध आप इसमें रख दें तो रखेंगे V0, जब भी कुछ करें तो डिसएम्प्लाई का निशान लगा दें। V0 = √GME की जगह क्या रख देंगे हम, GRE² में RE² से एक RE² कैंसिल हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे बना V0 = √GRE। अब ये खास बात है, अगर पृथ्वी तल के पास निकट, यानी कि पास या निकट कोई भी उपग्रह गति कर रहा है, तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो G की वैल्यू अभी फिलहाल के लिए 9.8 होती है, वैसे तो आप 10 मान सकते हो। ठीक है, फिलहाल जो इसकी वैल्यू होती है वो लगभग आती है 8 मीटर में, नहीं आती यहाँ पे, यहाँ आती है किलोमीटर पर सेकंड, तो ये आई V0। अब इसकी मतलब समझना, इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 8 किलोमीटर उसकी चाल होनी चाहिए। अगर कोई भी उपग्रह पृथ्वी के चारों, जो उपग्रह ना सैटेलाइट घूम रहे हैं हमारे, अगर वो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा तो उसकी चाल होनी चाहिए 1 सेकंड में 8 किलोमीटर के समथिंग। थोड़ी बहुत कमती बढ़ती हो जाएगी। अगर आप कभी भी लॉन्चिंग पैड से देखोगे, जैसे अगर नासा या इसरो कोई भी यान भेज रहा है, तो उसको अगर आप देखोगे तो वो क्या करता है, अर्थ के सराउंडिंग डायरेक्ट नहीं निकालता, वो क्या करता है, इसकी जो एटमॉस्फेयर है, अगर ये अर्थ है हमारी, ठीक है, और ऐसे निकली तो वो ऐसे घुमाता रहेगा, ऐसे घुमाता रहेगा, ऐसे। वो इसलिए घुमाता है जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, यानी कि जो वायुमंडल है,
उसके बाहर निकलने के लिए अगर कोई बंदा है वो बाहर निकलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से। वो मैं अगली वाली वीडियो में बताऊंगा, अगली वाली क्लास में। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो चाहिए अगर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकलना, और अगर अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाना ना बिल्कुल पास पास, तो हमारी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि 1 सेकंड में आप 8 किलोमीटर गति कर जाए। आ रही क्या बात समझ में? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 1 सेकंड में आप 8 किलोमीटर चल सकते हो, अर्थ के चारों ओर जो सैटेलाइट घूम रही है, तो उनकी स्पीड 1 सेकंड में 8 किलोमीटर होनी चाहिए। ये इसके आसपास 7.97 हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 8 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। अगर आप ज्यादा होती है 11.2 के समथिंग हो जाएगी, तो वो पृथ्वी के वायुमंडल क्षेत्र को छोड़कर बाहर चला जाएगा। तो जितनी भी हमारी सैटेलाइट घूम रही हैं, उनकी सबकी चाल कितनी है? उनकी कक्षीय चाल है 8 किलोमीटर पर सेकंड। सही है। जब इनकी वैल्यू रखी तो साइंटिस्ट ने देखा कि इनकी जब वैल्यू रखेंगे तो 8 किलोमीटर पर सेकंड के समथिंग आएगी आपकी। ठीक है, कर लोगे इतना? नोट करो इसे, ध्यान देंगे भाई। जो अच्छा, जैसे इस बच्चे ने पूछा है, बता रहा फिर से, ये 8 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब है तुम्हारा कि लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होगी। 7.5 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इसका कहते हैं मतलब ये नहीं कि 8 होगा, लगभग का निशान है, इस पर ध्यान देना। ठीक है, अगला टॉपिक है तुम्हारा परिक्रमण काल। लिखिए परिक्रमण काल, टाइम पीरियड। परिक्रमण काल, और परिक्रमण काल को कैपिटल टी से प्रेजेंट करते हैं आप। परिक्रमण काल यानी कि टाइम पीरियड। लिखिए इसकी परिभाषा। किसी उपग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को, एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को उस उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल या आवर्तकाल कहते हैं। परिक्रमण काल या आवर्तकाल कहते हैं। परिक्रमण काल ही आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड। और मात्रा इसका सेकंड ही होगा, विमेय सूत्र जो इसका होता है वही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है। अब परिक्रमण काल के लिए मैंने तुम्हें इससे पहले फॉर्मूला बताया था, फिर से बता रहा। आपके पास फॉर्मूला था चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो गोल गोल घूम रहा तो टोटल परिधि पे घूमता है, और परिधि की दूरी होती है 2πr। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो गोल गोल चक्कर लगा रहा है, तो वो अगर यहाँ से लगा रहा तो ये टोटल दूरी कितनी होती है तुम्हारी? 2πr, और इसे हम बोलते हैं परिधि। तो अगर मैं यहाँ समय निकल लूं तो समय बराबर बन जाएगा दूरी बटे चाल। अब सुनना यहाँ पे, अगर समय को मान लो मैं आवर्तकाल यानी कि t, तो दूरी क्या होगी? ये टोटल परिधि, तो परिधि। और चाल कैसी होगी? जब कक्षा में काट रहा तो सब बोल देंगे कक्षीय चाल। फॉर्मूले कहीं नहीं से नहीं आते, सब यन से बन के आते हैं। तो क्या आगे चाल बराबर दूरी बटे समय, समय का फॉर्मूला आ गया दूरी बटे चाल, समय हो गया आवर्तकाल, दूरी क्या होगी? टोटल परिधि जितना भी कटता है, क्योंकि आवर्तकाल या परिक्रमण काल क्या कह रहा? 1 सेकंड में काटे गए, यानी कि एक चक्कर काटने में जितना भी समय लगता है वो आवर्तकाल या परिक्रमण काल कहलाता है। तो यहाँ पे क्या बन गया? परिधि बटे कक्षीय चाल, और कक्षीय चाल आपको बताइए। ठीक है, यहाँ से मैं फॉर्मूला किसका लेकर आना? परिक्रमण काल का। तो देखो आवर्तकाल या परिक्रमण काल बराबर क्या होता है? टी बराबर परिधि। उन्होंने बता दिया कैसे आया, वरना आपको डायरेक्ट बता दिया जाएगा कि फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बता चुका हूं मैं कहां से आया है, कक्षीय चाल, परिधि बटे कक्षीय चाल। अब परिधि क्या होती है? 2πr, और अपोन में कक्षीय चाल क्या है हमारा? v0। अभी जो हमने इससे लास्ट डेरिवेशन करा उसी का कंबाइंड है। वो कितनी ऊंचाई पे घूम रहा था? h ऊंचाई पे। कितनी ऊंचाई पे घूम रहा था? h ऊंचाई पे। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी उसकी? जो r थी यार, जो यहाँ से है वो यहाँ पे ऐसे घूम रहा था, कितनी हो जाएगी? r बन जाएगी re प्लस h। तो रख दू यहाँ पे, तो यहाँ बन जाएगा re प्लस h। बोलो भाई, समझ में आया क्या? भाई जाहिर सी बात है, r जो थी रेडियस थी वो यहाँ नहीं घूम रहा था क्या? अभी जो डेरिवेशन कराया वो यहाँ घूम रहा था आपका। ठीक है, h ऊंचाई पे, तो re प्लस h।
अब v0 का भी फॉर्मूला हमने निकालना है, v0 इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल जी एम ई अपोन में आर ई प्लस एच। इसकी वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे तो t इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच अपोन में v0 का मान कितना है, अंडर रूट जी एम ई अपोन में आर ई प्लस एच। बताओ भाई यहाँ तक क्लियर है क्या? सही है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अगर आप इसे ऊपर ले जाओगे तो रूट में जाएगा। ये क्या है, स्क्वायर में ही तो है। देखो इसे थोड़ा सुनना, अगर मैं कोई भी संख्या से लिख रहा हूँ एक्स लिख रहा हूँ, तो अगर ये रूट में जाएगी तो क्या होगी तुम्हारी एक्स स्क्वायर से तभी तो बाहर आएगी। मैं सेम इसका उल्टा लिखूंगा, देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 पाई आर ई प्लस एच एज इट इज, और अपूर्ण में जो रूट है उसे मैं ऐसे लिख देता हूँ कैपिटल जी एम ई, और अपूर्ण में रूट इसका लगाऊंगा वो पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा रूट आर ई प्लस एच। देखो ठीक है क्या भाई? ये नीचे वाला अलग अलग जाएगा नहीं जाएगा, इसका रूट अलग इसका रूट अलग। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट आर ई प्लस एच। अब अगर इसको भी रूट में लेना है तो अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या जाएगा, स्क्वायर में जाएगा नहीं जाएगा? तो मैं इसे लिख सकता हूँ, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ कैपिटल G इक्वल टू 2 पाई, इसे मैं लिख रहा हूँ रूट आर ई प्लस एच, और जब ये वाले भाई साहब अंदर जाएंगे तो ये बन जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। थोड़ा गौर फरमाना यहाँ पर, और कैपिटल ये बन जाएगा जी एम ई। देखो ये स्क्वायर बाहर निकलेगा तो फिर ये नहीं बन जाएगा क्या? तो सेम आगे समझ में यहाँ पे, ये स्क्वायर जो है जब बाहर निकलेगा यही बन जाएगा। ठीक, तो एक पावर ये रही, एक पावर ये रही, कितनी बन गई इसकी पावर 3, तो 2 पाई इसकी पावर बन गई अंडर रूट आर ई प्लस एच, और अपोन में बनना तुम्हारा अंडर रूट जी एम ई। और जब दोनों का रूट है तो सारे का रूट भी लिख सकता हूं मैं। सही है भाई आशीष? तो ये बन गया तुम्हारे पास t की वैल्यू h इज। अब इसकी पावर कितनी है यहाँ पे, 2 और 1 3। ठीक है, यहाँ आ गया h ऊंचाई तक, ये आ गया h ऊंचाई तक। अगर h ऊंचाई फिर से लेफ्ट कर दे, यानी कि पृथ्वी तल पर आ जाए, तो h ऊंचाई अगर हम लेफ्ट कर देंगे तो मैं इधर कर देता हूँ, अगर h ऊंचाई लेफ्ट कर देंगे तो ठीक है। तो यदि पृथ्वी तल के निकट हो तो क्या हो जाएगा फिर h को छोड़ने पर, h को छोड़ने पर, तो छोड़ देंगे h को। जब h को छोड़ देंगे तो आ जाएंगे t इक्वल टू दिस सिंपलाइज, इसी वाली इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर हिसाब से फर्स्ट मान लीजिए फ्रॉम फर्स्ट से t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन कैपिटल जी एम ई। ये जो h है, h को तो आपने लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया, तो आर ई का क्या बन जाएगी q। अब 2 पाई कैपिटल जी जो तो चल रहा है यहाँ से, अब जो आर ई की क्यूब है वो ऐसे छोड़ दिया, अब जी। अब यहाँ से वही वाला संबंध जो अभी हमने देखा था, जो पिछले डायरेक्शन में देखा कि कैपिटल जी एम ई इक्वल टू होता है जी आर ई स्क्वायर। आप इसे रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको यहाँ नहीं रखना, टाइम पीरियड यहाँ पे निकल के आ जाएगा, तो यहाँ निकल के आ जाएगा जी आर ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 पावर इसकी कैंसिल तो 1 बन जाएगी, तो आपके पास बचा 2 पाई अंडर रूट आर ई अपोन में जी। तो ये आ गया टाइम का फॉर्मूला। अब यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू रखे, आर ई का मान 6400 किलोमीटर को मीटर में चेंज करके रख दे, और जी की वैल्यू लगभग 10 रखे। तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा परिक्रमण काल, अब तुमने 2 चीज सीख रहे, देखो क्या, पहले तो ये देखा कि जो उपग्रह है वो अगर कक्षीय चाल काटा तो लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से काटना चाहिए, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर पर सेकंड से चलना चाहिए। जबकि जब इसे सोल्व करोगे तो लगभग आएगा वो तुम्हारा 84 मिनट, यानी कि उसका आवर्तकाल आना चाहिए 84 मिनट में, लगभग वो पूरा एक चक्कर काट देना चाहिए 84 मिनट में। सही है। जो हमारा ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसका भी ऐसे ही है, बहुत कम, उसकी तो इतनी स्पीड है बहुत ज्यादा, वो कम मिनट में काटते हैं। यानी कि हमारा जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट घूम रहे, वो 84 मिनट में एक चक्कर काटता है पूरा अर्थ का, लगभग में। वो थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये तो आ गया आवर्तकाल का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। एक छोटा सा और है वो भी करा रहा हूं। देखो
वो क्या रहेगा तुम्हारा, थोड़ा सा इसमें ही एक डेरिवेशन हो रहा है इसमें। यदि पृथ्वी तल के निकट घूम रहा है या छोड़ने पर, ये हमने यहाँ वैल्यू रखी जी की, आप जी की ना रखकर द्रव्यमान की वैल्यू रखे। और द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है आयतन गुना घनत्व। द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आयतन गुना घनत्व। तो द्रव्यमान m इक्वल टू होता है आयतन और गुना घनत्व। और द्रव्यमान क्या है आपका, me आयतन। तो ये गोल है और गोले का आयतन क्या होता है तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब यानी कि पृथ्वी की, ठीक है। और घनत्व को मान लिया मैंने रो, घनत्व को प्रेजेंट कर दिया रो से। चाहे तो आप डेंसिटी, घनत्व डेंसिटी होती है, या तो स्मॉल डी से प्रेजेंट कर दे या फिर रो से प्रेजेंट कर दे, दोनों में से एक से प्रेजेंट कर दे। तो सिंपल बन गया आपके पास m इक्वल टू 4/3 पाई आर की क्यूब इंटू रो। इसकी वैल्यू में इसमें उठा के रख रहा, सही है। और जब इसकी वैल्यू इसमें रखूंगा तो ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर ई, तो एज इट इज अपून में जी। और एम ई की वैल्यू है 4/3 पाई आर ई की क्यूब और इंटू में रो। अब ये कट जाएगा, देखो जो कट रहा है उसे काट दीजिए। जो आर ई की क्यूब है वो आर ई की क्यूब से आर ई की क्यूब कैंसिल होगी, सही है। आर ई की क्यूब से आर ई की क्यूब कैंसिल, और तो कुछ नहीं कट रहा। अब आपके पास बचा 2 पाई अंडर रूट, 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3 को ऊपर ले जाइए 3, और तो कुछ नहीं बचा भाई यहाँ पे। और बचा यहाँ पे जी, और ऐसे लिख ले 4 पाई और इंटू में जी और इंटू में रो। देखियो ठीक है यहाँ तक समझे बात को। आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, जी एज इट इज, रो एज इट इज, और 4/3 3 ऊपर पहुंच गया, 4 पाई यहाँ रह गया। अब आपको पता है अगर ये 4 पाई अंदर जाएगा या 4 पाई बाहर आएगा, रूट में आएगा, आप इसे 2 पाई को अंदर ले जाए। इस 2 पाई को अंदर जाएगी तो 4 पाई स्क्वायर में जाएगा। किसमें जाएगा, 4 पाई में। तो ये जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 3 इंटू 2 पाई अंदर जाएगा तो 4, और पाई अंदर जाएगा तो पाई स्क्वायर, जैसे अभी बताया था ये वाले मेथड से। बाहर निकल लेंगे, 4 का 2 बाहर आएगा, पाई स्क्वायर से पाई बाहर आएगा, और अपून में 4 पाई जी इंटू रो। जो कट रहा है उसे काट दो, जो यहाँ पे कट रहा है उसे काट दीजिए। 4 से 4 कैंसिल, पाई स्क्वायर से 1 पाई कैंसिल। आपके पास वैल्यू बनती है टी की अंडर रूट 3 पाई और अपून में जी इंटू रो। अब यहाँ पर कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जिसकी वैल्यू आपको ना पता हो। भाई 3 की पता होती है, पाई कांस्टेंट है, पाई की पता, जी की भी पता, और रो होता है तुम्हारा पृथ्वी का घनत्व। जितना भी घनत्व होगा उसकी वैल्यू रखें और टी को सॉल्यूशन करेंगे। फिर से टी की वैल्यू कितनी आती है यहाँ, लगभग वही 84 मिनट के समथिंग आएगी, ठीक है। और तुम्हारा टाइम पीरियड यानी कि परिक्रमण काल फिनिश। बाकी कल की क्लास में